फर्स्ट ईयर की नाइट होती है दोस्तों और फरिया बाहर निकलती है पटाखे देखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में उसकी जैसे चाबी गुम जाती है उसकी और आमिर की जब खटपट होती है। आमिर चला जाता है और यहाँ पे खलील आता है और उसकी नाक पे कोई बेहोश करने वाला रुमाल रखता है और वो बेहोश हो जाती है और उसको यहाँ से ले जाता है। और यहाँ बिल्डिंग में किसी को भी पता नहीं होता कि फरिया घर पर नहीं है। खतीजे आवाजें दे रही होती है अपने बच्चियों को, फरिया, कलसूम। कलसूम तो कमरे में होती है, वो तो सब गवा के आ चुकी होती है ऊपर वाली फ्लोर पे और अब पछता रही होती है। रजा साहब बाहर निकलते हैं और कलसूम बहुत परेशान होती है। उसको लास्ट नाइट के सारे सीन याद आ रहे होते हैं, मतलब क्या उसके साथ हुआ, उसने क्या किया, उसने और कुराई ने। बहुत अफसोस उसको हो रहा होता है। ज़ाहिर है कुसुम एक गाँव की लड़की होती है, ये सब कुछ ने पहली दफा फेस किया होता है। कुराई के लिए तो आम सी बात होती है। में आमिर आता है, दरवाजा खोलता है और बहुत हैरत होती है इस तरह कलसूम को हुए जाते हुए देख के। उसे बहुत हैरत होती है और कलसूम अपने घर आती है लुट पिट के। उसकी माँ को भी कुछ पता नहीं होता, किसी को भी कुछ पता नहीं होता। और यहाँ पे दूसरा ये कि फरिया अगवा हो जाती है, उसका फोन वहीं पे रह जाता है। सब कुलसुम से पूछ रहे होते हैं कि तुम दोनों एक साथ थी, कहाँ थी, कैसे अगवा हुई, कहाँ गई फरिया। और फरिया यहाँ पे एक अजीब और गरीब से घर में रहती है और उसको वहाँ पे खलील ने कैद किया हुआ होता है और बेड पे उसके हाथ पैर बांधे हुए होते हैं, मुंह भी उसका बांधा हुआ होता है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होती है, खिड़की से देख रही होती है कि कैसे मदद के लिए, कैसे लोगों से हेल्प कैसे मांगे। और यह खलील उसकी तो क्योंकि वो मेडिसिन भी नहीं खा रहा था हॉस्पिटल में, उसकी समझ ही नहीं आ रही। आमिर जो है वो बहुत परेशान होता है लास्ट नाइट सीन को लेके कि मतलब ये उनके साथ क्या हो गया, कब क्या करना होगा। ये तो बहुत कुराई से भी ये पूछता है कि ये मतलब क्या कर दिया तुम दोनों ने, ये तो बहुत सीरियस मामला हो गया। कुराई भी बहुत परेशान होता है कि बस हम न्यू ईयर को लेके खुश थे और ड्रिंक कर रहे थे, ऐसे में ऐसा सब कुछ हो गया। ये तो आमिर को पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है और यह बिल्कुल अगवा हो चुकी है, गुम हो चुकी है। जैसी गाड़ी में बैठता है तो फोन बजने लगता है, गाड़ी से उतरता है तो फोन फरिया का होता है। वो हैरान रह जाता है कि फरिया का फोन यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे मेहमान निकलता है और गले से पकड़ लेता है आमिर। ऐसे में रजा साहब आते हैं और दोनों को एक दूसरे से छुड़ाते हैं। क्या हो गया, क्या मसला है। वो कहता है कि फ्लोर से मैंने फरिया का फोन उठाया तो मेहमान मेरे साथ लड़ना शुरू हो गया। अब इनको पता चलता है कि ये तो इस बात हो गई। फिर आमिर आता है और कलसूम से बात करता है कि क्या हुआ था रात को। कलसूम उसको भी सही नहीं बता पा रही होती है, कहती मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। फिर ये लोग बाहर रजा साहब और मेहमद जा रहे होते हैं और पुलिस कंप्लेन कराने के लिए, तो आमिर उनको लिफ्ट दे देता है कि चलो मैं लेके जाता हूँ, गाड़ी में बिठा देता है। यहाँ पे दोबारा फरिया और खलील पागल को दिखाया जाता है। खलील ने उसके लिए नाश्ता तैयार किया होता है लेकिन फरिया कुछ भी खा पी नहीं होती। जानसू बहुत परेशान होती है। जानसू परेशान क्यों होती है, वजह ये होती है कि लास्ट नाइट जब वो फोन पे बात कर रही होती है, बहुत ड्रंक हुई होती है और न्यू ईयर पार्टी में जानसू ने बहुत ड्रंक किया होता है। वो फोन पे किसी से यही कह रही होती है कि आमिर मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दे रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो सारा सीन अपनी आंखों से देखती है, किस तरह से खलील फरिया को अगवा कर किसी से कुछ भी नहीं कहता, हालांकि उसको समझ सब कुछ आ रहा होता है। और यहाँ पे आमिर बहुत परेशान होता है। पुलिस में कंप्लेन के दौरान वो बता देता है, आमिर पुलिस वालों को बता देता है कि फरिया को उन्होंने पहले भी एक दफा खलील ने अगवा किया था, तो वो एक अजीब सा घर था, जिसका पता मालूम है, मैं आपको बता देता हूँ। तो पुलिस वाले उसकी ये कंप्लेन और FIR वगैरह दर्ज करते हैं और यहाँ दोबारा से फरिया को दिखाया जाता है। उस पर कंबल और वगैरह डाल के बेचारी को टॉर्चर किया जा रहा है। जिस फैमिली को यरगमाल बनाया गया होता है उसको भी टॉर्चर किया जा रहा होता है। देवेंद्र यहाँ पे अपनी वालदा के घर में होता है कि ऐसे में डोर बेल बजती है और जैसे वो खुलती है तो पुलिस वाले खड़े होते हैं और फरिया के बारे में पूछ रहे होते हैं। फिर वो लोग कहते हैं हम नहीं जानते। लारा के घर की डोर बेल बजती है, फिर सनम के घर की सबसे पूछगछ हो रही थी, सारे पुलिस वाले पूछगछ कर रहे होते हैं। ऐसे में जानसू कहती है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं पुलिस वाले से कहता है कि तुम भी उसी टाइम आई थी, तो ये कहती है कि नहीं मैं सुबह के वक्त आई थी। इस तरह से वो बात चेंज कर देती है। पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं कि नहीं मतलब यहाँ पे कोई मतलब विटनेस नहीं है इस बात का। ऐसे में ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं पुलिस की ऑफिस में। फिर ये लोग CCTV कैमरे के थ्रू चेक करते हैं और जब ये लोग CCTV कैमरे के थ्रू चेक करते हैं तो आमिर दंग रह जाता है कि जानसू एन उसी टाइम मौका वारदात में मौजूद होती है। रजा साहब भी बहुत हैरान होते हैं, मेहमद भी बहुत हैरान होता है, सब हैरान होते हैं कि जानसू ने ये बात छुपाई क्यों, यहाँ पे मौजूद थी, सारा अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थी, वो चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, उसे किसी को बताया क्यों नहीं। लारा आके जानसू से कहती है कि मतलब तुम ये किस तरह की चीटिंग कर रही हो, सब कुछ अपनी आंखों से तुमने देखा है तो तुम इस तरह क्यों
कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। उसको सनम मैडम उसको इसी तरह से डांटती है, जब पुलिस आके उसे ले जाती है क्योंकि वो गलत होती है। वो बार बार कहती है कि नहीं मैं ड्रंक थी, मैं ड्रंक थी। यहाँ पे फरिया को दिखाया जाता है, फरिया अपनी फिर से कोशिश करती है वगैरह लगा के हेल्प के लिए, और रोशनदान से फेंक देती है कि कोई मेरी मदद कर लेगा। और यहाँ उनको यरगमा बनाया जाता है बेचारे माँ बच्चे को। और आमिर इधर परेशान कि उसको कहाँ ढूंढे तो हर कहाँ ढूंढे। यहाँ पे जानसू अपनी बात पे अड़ी रहती है कि मैं न्यू ईयर नाइट बिल्कुल ड्रंक थी। आमिर कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह पता है। यहाँ लारा को कुराई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जानसू बहुत मिन्नतें करती है आमिर की, लेकिन आमिर उसे माफ नहीं करता। पांडे यहाँ पे अलग से परेशान कुराई उसको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, तो गुस्से में होता है। उससे पहले से वो कुलसुम की वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है कि उसने एक गरीब लड़की के साथ क्या कर दिया। पुलिस वाले आते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं, और जब ये खलील खिड़की से देखता है तो पुलिस वाले होते हैं। वो जल्दी से फरिया को उठा के कहीं पे छुपा देता है, और पुलिस वाले आते हैं तो वो खातून को ब्लैकमेल करके उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। इस तरह से उससे कहो कि यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं रहती हूँ, मेरा बच्चा रहता है। पुलिस वाले कहते हैं कि फिर भी हम आपके घर की तलाशी लेंगे। तो वो घर के अंदर दाखिल होते हैं और घर की तलाशी लेते हैं। वॉशरूम बंद होता है, तो वो जब पूछते हैं कि वॉशरूम क्यों बंद है, तो कहते हैं कि देखो मेरे बेटे को जो है वो मोशन सिकनेस हो रही है, उस वजह से जो है उसका पेट खराब है, वॉशरूम इसलिए बंद है। और यह कि तो मुंह पे पट्टी बांधी हुई होती है, वो जितना हेल्प बोल रही है उसकी आवाज खुद नहीं निकल रही होती है, और इस तरह से वो बच जाता है। खलील पागल के पास इतने अच्छे आइडियाज। यहाँ पे आमिर भी आता है। आमिर आता है तो पुलिस वाले उसको डांटते हैं कि मतलब देखो तो भी पता होता है कि यही कहीं पे होगी फरिया। वो कागज जो फरिया ने फेंके होते हैं टिश्यू पेपर के, पुलिस वाले सही से तफ्तीश करते हैं और वो कागज पढ़ते तो उनको सही से पता भी चल जाता है। खलील यहाँ पे अपनी कामयाबी और बहुत खुश होता है कि कैसे उसने पुलिस वालों को चकमा दिया। कुणाल जो है वो सनम से पूछता है कि तुम्हारी जो सतीली पीछे जानसू है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वजह है? वो कहती है नहीं वो सिर्फ ड्रंक थी, ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और रजा साहब से कहते हैं कि उस घर में कोई भी नहीं था, रजा साहब की तो बस तबियत ही बिगड़ जाती है। यहाँ से भी फरिया नहीं मिली तो कहाँ से मिलेगी? वो बिल्कुल गिर जाते हैं और हालत खराब हो जाती है। ऐसे में लेवेंट सर आते हैं, और लेवेंट सर आते हैं उसको अपनी गाड़ी में लिफ्ट देते हैं और जाके हॉस्पिटल जाते हैं ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। और कुलसुम अपनी वजह से बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी हुई होती है, और ये चीज जो है वो बहुत नोटिस करती है कि ये दोनों एक दूसरे को देख के इस तरह के अपसेट क्यों है, क्या वजह है। उसको समझ में आ जाता है कि न्यू ईयर को कुछ हुआ था। फिर यहाँ ये आंटी से बहुत इंजॉय कर सारा किस्सा सुना रही होती है, तो ये लोग डांट रहे होते हैं कि हम लोग इतने परेशान है और तुम इतनी इंजॉय करके सारी बातें बता रही हो, हम लोग किस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। सहर साहिबा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वह वैसे ही चटका रैली लेके कहानी सुना रही होती है। ये लोग रो रहे होते हैं। ऐसे में आमिर दरवाजा नॉक करता है और आता है कि घर में, और फिर सहर से कहता है कि खलील तो तुम्हारे साथ काम करता था, थोड़ा बहुत तुम उसके बारे में जानती हो कि वो कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, कहाँ पे रहता, मुझे प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। तो सहर को तो अब मौका चाहिए, उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हें अपना फोन नंबर देती हूँ, मुझे याद नहीं, जब मुझे याद आएगा तो फिर मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। ऐसे में वो उसको फोन नंबर दे देता है। यहाँ जब वो जानसू को देखता है आमिर अपने घर आते हुए, बहुत गुस्सा आता है। जानसू दरवाजे में पाँव रख देती है तो वो उसका पाँव हटा के दरवाजा लॉक कर देता है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी तुमने ये हरकत की। सनम भी देख के हैरान हो जाती है कि किस कदर आमिर की मोहब्बत पे पागल हो रही है। और यहाँ पे रजा साहब को दोबारा हॉस्पिटल से ले आया जाता है। दूसरी रात भी गुजर जाती है इसी परेशानी में, और फरिया का कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ है। और यहाँ पे इसने पागल खलील ने डिनर तैयार किया हुआ होता है और फरिया को खिलाने के लिए देखो बस सिर्फ हम दो है, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। उसका जो मास्क होता है वो हटाता है, जो खिलाने की कोशिश करता है वो नहीं खाती तो उसको मुंह पे थप्पड़ मार देता है। और जब उसको थप्पड़ मारता है तो गुस्से में आके उस आंटी को मारना शुरू कर देता है, जिसपे फरिया कहती कि नहीं नहीं हटो इससे, मुझे कोई चोट नहीं लगी। इसी तरह की पागलाना हरकतें कर रहा होता है। रजा साहब की तबीयत बहुत खराब होती है, संभलने में नहीं आ रही होती। जाहिर है जब तक उसको अपनी बेटी नहीं मिलेगी। लेकिन तला के बार बार आता है, उसका पूछता है। आमिर बहुत परेशान होता है कि उसे याद आ रहा होता है वो माजी में जब वो बार बार आती थी, उसे क्लैरिफिकेशन देती थी कि देखो मेरी मम्मी भी है या मुझे पसंद, वो सुनता ही नहीं था, सुनना ही नहीं चाहता था। तो आमिर कुराई से डिस्कस करता है कि मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन देना, उसकी सफाई पेश करना कि नहीं ऐसा नहीं है या इस तरह है। हर वक्त मेरी नजरें उसको ढूंढ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। कुराई उसकी फीलिंग्स को समझ रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। लड़की ऐसे गायब हो जाती है कि बिल्कुल पता नहीं चलता। यहाँ लिवेंट भी परेशान होता है, रात को वॉक कर रहता है। उसका भाई जो बुलंद होता है वो भी देख रहा होता है कि लिवेंट को क्या हो गया है, ये क्यों इतना परेशान है। यहाँ लिवेंट और बुलंद
अपनी मामा को कहता है कि मामा इसको ऊपर बुला लो, इसको सर्दी लग जाएगी। पर आमिर और लिवेंथ आपस में बात कर रहे होते हैं। आमिर से कहता है कि ऐसे चहल पहल करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और यहाँ पर सब घर में परेशान होते हैं। और सहर ये देखकर हैरान होती है कि सब इतने परेशान क्यों है। यहाँ पर खलील पागल जोर जोर से चीख रहा होता है कि ये सब मेरा कसूर है, मैं अपनी मोहब्बत को संभाल नहीं पाया, जोर जोर से चीखता है। फिर वापस होश में आता है और घर के अंदर चला जाता है। रजा साहब की हालत वैसी की वैसी होती है, और यहाँ पे कुलसूम अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। लिवेंथ कमरे में आके सो जाता है तो उसकी माँ उस पे पत्थर डाल देती है। फरिया का वही हाल होता है, बल्कि उसको बुखार चढ़ जाता है और खलील से चेक करता है कि उसको बुखार हो गया है। और फरिया आहिस्ता आहिस्ता से अपनी रस्सियाँ खोल रही होती है किसी न किसी टेक्निक से, और ऐसे में वो खलील को धक्का दे देती है। लेकिन खलील भी कम पागल नहीं होता। बड़ा खलील बच्चे पे बंदूक तान लेता है कि ये तुम्हारे उमर भाई के एज का है, मैं इसको मार दूंगा। यहाँ पे रजा साहब बहुत परेशान होते हैं, रो रहे होते हैं, कुछ भी उसको। और ऐसे में जोरा का फोन आता है और वो बच्चों के बारे में पूछ रही होती है, तो रजा साहब इस वजह से भी डिप्रेस हो जाते हैं। लिवेंथ यहाँ पे सो रहा होता है और उठता है तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। बहुत परेशान होता है। आमिर अलग से परेशान होता है, कुरा अलग से परेशान, सब परेशान। ये परेशानी वाला एपिसोड है, बहुत ज्यादा परेशानी वाला। लेकिन यहाँ पे जो एक खुश है वो है सैर, और वो आके कुलसूम को और परेशान कर देती है कि मुझे पता है अपस्टेयर्स न्यू ईयर को क्या हो रहा था, मैं सब कुछ जान गई हूँ। उस बात पे कुलसूम को बहुत गुस्सा आता है। वो घर से बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो कुराय उसको खिड़की से देख रहा होता है। कुराय नीचे आता है, उसके साथ बैठता है और उसे कहता है कि आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मगर ये सॉरी से बात आगे निकल चुकी होती है। हर बात का हल सॉरी नहीं होता। यहाँ पे ये लोग खलील की दुकान वाली जगह पे आते हैं और पूछते हैं खलील के बारे में कि खलील मिल जाए। यहाँ पे सनम कुणाल जो है वो जानसू के बारे में बात कर रहे होते हैं, और यहाँ सनम जो है वो चुपके से एक उसके प्राइवेट एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं, उससे बात करते हैं। और यहाँ पर नेबर्स आते हैं, जो इसके नेबर्स होते हैं जहाँ पे खलील ने घर कब्जा किया होता है। तो वो कहते हैं तुम्हारा मतलब इस तरह से क्यों है, बेटे को भी स्कूल नहीं भेज रही हो, तो कोई बहाना बना देती है। नेबर्स वाले हैरान होते हैं कि ये तो इतनी अच्छी है, घर में भी आने का के लिए नहीं कह रही, क्या हो घर में बैठो, कोई चाय पानी वगैरह पियो। बाजार में फिर मेहमद और आमिर का आमना सामना होता है, फिर लड़ने लगते हैं। वो से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि मैं खलील के बारे में पूछ रहा हूँ। फिर ताकि इनके दरमियान बीच बचाव करते हैं। यहाँ पे फरिया फिर परेशान उसी तरह से और उस पागल खलील को झेल रही होती है, रो रही होती है, मगर वो तो जाहिर साइको होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ उनाल और सनम बेगम जो है वो इसकी मेंटल स्टेटस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसका क्या किया जाए। सनम के अंदर एक लालच आ चुकी होती है कि इस तरह अगर की पागल साबित हो जाए तो पूरी जो जायदाद वो मेरे हाथ आ सकती है। और ये भी बता देती है उनाल को कि वो तुम्हारे बेटे की मोहब्बत में बुरी तरह से इन्वॉल्व है, इसलिए वो इस तरह करती है। उनाल सनम से कहता है कि ठीक है मैं मेरे बेटे से बात करूंगा, लेकिन बेटा बाप को ऐसे इग्नोर करता है कि कोई भिखारी को भी ना ऐसे इग्नोर करे, और घर के अंदर हक से जाके दरवाजा बंद करता है। यहाँ बाहर निकलते हुए उनाल इनसे ताज़ियत करता है रजा साहब से। तो सहर बहुत हैरान होती है कि देखो इनके ताल्लुकात कितने बड़े बड़े लोगों के साथ है। रजा साहब को ये लोग पकड़ते हुए घर ले आते हैं और उसकी पूरी तरह सांस बंद हो रही होती है, बहुत परेशानी वाला माहौल होता है। वो बीवी भी उसकी नहीं होती साथ में। आमिर बाहर से ये सब कुछ देख रहा होता है, वो भी बहुत परेशान होता है। और यहाँ सहर आके वो बाहर से कहती है कि मतलब और मसले क्या कम थे कि डोरबीन की बेटी भी अगवा हो गई, और इल्जाम भी है कि सनम पे जानसू पे ठहरा है कि वो जानसू ने उसको देखा हुआ है। और यहाँ फरिया ये कोशिश करती है कि किसी तरह से इसको अपनी बातों में फंसाए। ये तो वैसे भी पागल है, ये जो साइको खलील है ये तो वैसे भी साइको है, इसको बातों में फंसा के इसके साथ दोस्ती करके तो खलील बहुत खुश होता है जब इसका ये हरबा कामयाब होता है। खलील इसके हाथ पैर वगैरह खोल देता है, कहता है चलो तो हम दोनों बिल्कुल अकेले, तो इनको मार देते। ऐसे में फरिया को गुस्सा आता है, वो एक बोतल उठाती है और जोर से खलील को दे मारती है और चीखना शुरू कर देती है कि हेल्प हेल्प हेल्प। लेकिन ऐसे में खलील पागल होश में आता है, उसको पकड़ लेता है और फिर अगली सुबह को ऐसी तीसरी रात गुजर जाती है, वो उसी तरह बेहोश रहती है। खलील समझ जाता है कि ये मेरे हाथ आने वाली नहीं। वो सोचता है कि जिसने इसको मुझसे छीना है तो मैं उसको इससे छीन के रहूंगा। इसी तरह से वो क्या करता है, फोन करता है आमिर को और आमिर को बुलाता है कि आओ तुम्हारी जो महबूबा है वो मेरे पास है, आओ उसको जिंदा लेके जाना है तो ले जाओ। आमिर आओ देखता है ना ताऊ उसके जैसे ये बात सुनता है और गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। और खलील यहाँ पे कोई जहरीला भरने की तैयारी करता है और आमिर यहाँ बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है। फिर तक पहुंचने की कोशिश करता है। खलील अपनी तैयारी कराते है कि जैसे घर के अंदर एंटर होगा तो मैं इसको इंजेक्शन इसकी गर्दन में दे मारूंगा। आमिर आता है तो कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, तो वो कोशिश करता है किसी पत्थर से तोड़े तोड़े, ऐसे में दरवाजा खुल जाता है। अंदर ऐसी आमिर एंटर होता है, दरवाजा खुलने के बाद दरवाजा जैसे खुद ही खुलता है
ہے جب وہ انٹر ہوتا ہے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے سے خلیل کھڑا ہے اور اس کی کیا پلاننگ ہے، اور خلیل کا ایک شیڈو نظر آتا ہے اور خلیل اس کی گردن میں انجیکشن دے مارتا ہے، جس سے عامر بے حس ہو کے اب اگلے ایپیسوڈ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا ہونے والا ہے، خلیل پکڑا جائے گا، عامر کا کیا ہوگا۔ تو ضرور دیکھیے گا میرے ساتھ پھر اگلا ایپیسوڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔